अब हम लोग हाइड्रोलिसिस देखेंगे वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट का, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस। ठीक है, फिर वही हम एक काम करते हैं, पहले हम इनके एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इनके एग्जांपल जैसे कि अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट किसका साल्ट है? इट इज द साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे, या जैसे एग्जांपल के तौर पर कॉपर कार्बोनेट, ये किसका साल्ट है? इट इज द साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना। दोनों वीक है यहाँ पर। इसी तरीके से यदि हम बात करें फेरिक साइनाइड के बारे में, तो फेरिक साइनाइड किसका साल्ट है? इट इज द साल्ट ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके, सो ये हमारे पास में हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें दोनों वीक हैं, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। ठीक है, तो अब इनके साल्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम एग्जांपल से ही काम करते हैं, तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। ये देखिए, अमोनियम एसीटेट लिया मैंने। जब मैं अमोनियम एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, व्हेन आई डिसॉल्व दिस इनटू द वाटर, देन व्हाट आई गेट? ऑन डिसॉल्विंग इट मेक्स अमोनियम आयन, सॉरी एसीटेट आयन अलॉन्ग विथ अमोनियम आयन। ठीक है, इसने ये दोनों आयन्स बनाए भैया। जब मैंने पानी में घोला तो इसने पानी में घोले जाने पर ये दोनों आयन्स बनाए। ठीक है, अब इस बार क्या हो रहा है? दोनों वीक हैं, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, इसलिए दोनों रिएक्शन करेंगे। हमने पहले पिछले दोनों केसेस में क्या देखा? जो वीक होता है वही रिएक्शन करता है। अब इस बार बाई चांस क्या है? एसिड भी वीक और बेस भी वीक, तो दोनों वाटर से रिएक्शन करेंगे। चलिए साहब, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने एसिडिक पार्ट और ये बेसिक पार्ट, दे बोथ आर गोइंग टू रिएक्ट विथ वाटर। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? दोनों के दोनों पानी से रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड भी पानी से रिएक्शन कर रहा है और बेस भी पानी से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और नेचुरल सी बात है, इस केस में क्या होगा? शुरुआत में दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगे। लेट अस सपोज दैट दोनों के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सी। क्यों? क्योंकि जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। अरे भाई, दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो अगर ये 1 बनता है तो ये 1 बनता है, अर्थात जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा। सो बोथ ऑफ देम विल बी फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट। ओके, सो इनिशियली मतलब T इक्वल्स टू 0 पे, T इक्वल्स टू 0 पे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन C और C थे, करेक्ट। अब जब इन दोनों ने पानी से रिएक्शन करी तो एसिटिक एसिड पानी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड, और साथ में क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस केस में क्या है? जैसे पिछले दो केसेस में आपने उनको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायनिक हाइड्रोलिसिस नाम दिया था, या एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस नाम दिया था, वैसा इस बार नाम नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? इन दिस सिचुएशन एनायन एंड कैटायन दे बोथ आर रिएक्टिंग विद वाटर। एनायन भी पानी से रिएक्शन कर रहा है और कैटायन भी पानी से रिएक्शन कर रहा है। ओके, और सपोज कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है। कितनी सपोज कर ले? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। मतलब फिर वही किसी पीटी बात की, 1 मोल में से H मोल पानी से रिएक्शन करते हैं तो C मोल पे कितने करेंगे? CH। अब CH मोलों ने पानी से रिएक्शन कर ली तो बचे कितने? C माइनस CH। यहाँ पर भी CH मोलों ने पानी से रिएक्शन कर ली तो बचे कितने? C माइनस CH। भाई, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं वो हमने मानी H। मतलब 1 मोल पर H मोल पानी से रिएक्शन करते हैं। अगर 1 मोल पर H मोल पानी से रिएक्शन करेंगे भाई, तो C मोल लेने पर CH करेंगे। ठीक है ना, CH मोल पानी से रिएक्शन कर लेंगे, और यहाँ पर भी क्या? 1 मोल पर H मोल रिएक्शन करें तो C मोल पर CH करेंगे। अच्छा, अब इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका भी 1, इसका भी 1। मुद्दे की बात यह है कि जितने मोल इन दोनों के रिएक्शन करते हैं उतने ही मोल्स इन दोनों के बनेंगे, तो इन दोनों के CH और CH मोल बन जाएंगे। अरे भाई, इसका अगर 1 मोल पानी से रिएक्शन करता है तो दोनों के 1-1 मोल बनते हैं। तो यदि इन दोनों के CH मोल पानी से रिएक्शन करते हैं तो इन दोनों के कितने बनेंगे? CH मोल। ये कब की बात आई? ये बात आ रही है हाइड्रोलिसिस के बाद की। दिस इज आफ्टर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब हो गया उसके बाद साहब CH मोल ने रिएक्शन कर ली तो बचे इतने, इसके इतने बचे। अब फिर वही बात आएगी कि हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाँ, हमें क्या लिखना है? वी वांट टू राइट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जिसे हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? न्यूमरेटर में वी राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। न्यूमरेटर में हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में मैंने प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन लिखा और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स का।
डिनोमिनेटर में मैंने किसका लिखा, रिएक्टेंस का, ये और ये। भाई प्रोडक्ट्स कौन कौन थे, प्रोडक्ट्स ये दोनों थे, और रिएक्टेंट कौन थे, ये था और ये था। अब वाटर तो भैया पानी से रिएक्शन करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वाटर तो खूब सारा है ना भाई, वाटर तो खूब सारा है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। अब क्या हो गया, यदि आप देखें तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस CH है, इवन अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी CH है, और जहां तक इन दोनों का सवाल है तो दोनों के क्या है C-CH और C-CH, ठीक है। यहाँ जो बन रहा है एक्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइम का एक्सप्रेशन बनने वाला है, जरा उस पर हम गौर करें। अब देखिए क्या हो रहा है, यदि मैं CH इंटू CH करता हूं तो क्या पाता हूं, C² H², करेक्ट। और यहां से इधर देखिए तो ये क्या हो रहा है, C यहां से भी कॉमन आ रहा है, C यहां से भी कॉमन आ रहा है, C कॉमन निकाला तो ये 1 - H, और दूसरे वाले से भी कॉमन निकाला तो 1 - H, करेक्ट। भाई इधर से C कॉमन निकाला तो 1 - H, दूसरे से भी यही। अब ये देखिए एक C से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा C दूसरे C से कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या पाएंगे, कुल मिलाकर यदि हम देखें तो KH का जो एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है वो क्या बनकर आ रहा है, KH का एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है H² अपॉन 1 - H का होल स्क्वायर बन के आ रहा है। भाई न्यूमरेटर में तो H² आ गया, इस बार C हटी गया, देखो एक C से एक C, दूसरे C से दूसरा C कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 - H इंटू 1 - H मतलब क्या, 1 - H का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनकर आ गया, ठीक है। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, आपने इसको पानी में घोला, यहां पर दोनों बने, ठीक है। अब यहां चूंकि दोनों पार्ट वीक है इसलिए दोनों पानी से रिएक्शन कर रहे हैं। भाई अगर वीक होता एसिड तो फिर एसिड रिएक्शन करता, अगर बेस वीक होता तो बेस रिएक्शन करता, किंतु परंतु यहां तो साहब दोनों वीक थे, सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, तो दोनों पानी से रिएक्शन करेंगे। तो साहब मान लीजिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, मतलब 1 मोल पर H मोल पानी से रिएक्शन करते हैं, तो C मोल पर CH करेंगे तो ये इतना बच जाएगा, ये इतना बच जाएगा, और ये दोनों इतने बन जाएंगे, और जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा करेंगे। सो ये हमारे पास में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए साहब। अब यदि मैं आगे यहां पर बढ़ूं और ये जो KH का एक्सप्रेशन बनकर आया, KH का एक्सप्रेशन क्या बनकर आया, मैं एक बार फिर से यहां पे लिख देता हूं, दिस इज H² ओवर 1 - H होल स्क्वायर, ओके। अब यदि मैं यहां पर सपोज कर लूं कि जब मेरा हाइड्रोलिसिस है वो काफी कम हो रहा है, मेरा नहीं साइड का, ठीक है। इफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी स्मॉल, अगर हाइड्रोलिसिस बहुत ही कम हो रहा है, यदि जल अपघटन जो हो रहा है, यदि जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, मतलब क्या, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है उसकी वैल्यू 1 से काफी कम होगी। अगर हाइड्रोलिसिस काफी कम हो रहा है मतलब H की वैल्यू 1 से काफी कम होगी, तो 1 - H को अप्रोक्सीमेटली 1 लिखेंगे आप, ठीक है। यदि हाइड्रोलिसिस काफी कम हो रहा है तो H की वैल्यू 1 से काफी कम होगी, और H की वैल्यू 1 से काफी कम होने पर 1 - H की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरह से जो KH आएगा वो कितना आएगा, H², और 1 - H को क्या लिखा आपने, 1, तो ये 1² हो गया, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या आ गया, H², ओके। अगर हाइड्रोलिसिस काफी कम होता है, अगर हाइड्रोलिसिस काफी कम होता है तो KH की वैल्यू कितनी आ गई, H²। देखिए बेसिक फार्मूला तो KH का यही था, बेसिक फार्मूला तो यही था, लेकिन क्या हो गया, अगर बहुत वीक है वो, अगर बहुत ही कम हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ये अपॉन में 1 हो जाएगा, जिससे KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KH की वैल्यू आ जाएगी कितनी, H²। और यहां यदि मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो मैं क्या पाता हूं, H इक्वल टू आ जाएगा कितना, अंडर द रूट ऑफ KH। यहां से H यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट KH, ठीक है भैया। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, KH का एक्सप्रेशन ये था, मैंने वही का वही लिखा। अगर बहुत ही कम हाइड्रोलिसिस हो रहा है मतलब H की वैल्यू 1 मोल में से बहुत ही कम पानी से रिएक्शन कर रहे हैं, और अगर बहुत कम मोल पानी से रिएक्शन कर रहे हैं तो KH की वैल्यू आएगी H², रूट ले लेने पर H की वैल्यू आ गई रूट KH, करेक्ट। सो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन, है ना। अब आप ध्यान दीजिए पिछले दोनों केस में, जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, या आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों केस में देखा था आपने, जो H की वैल्यू आई थी वो आई थी अंडर द रूट ऑफ KH/C। उन दोनों के दोनों केसेस में KH की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर द रूट ऑफ KH/C। उन दोनों केसेस में जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस था वो C पर डिपेंड कर रहा था, करेक्ट। उन दोनों केसेस में देखिए H की वैल्यू रूट ऑफ KH/C थी। भले पहला वाला साल्ट लें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, उन दोनों केसेस में H जो था वो C पर डिपेंड कर रहा था। और यहां देखिए C लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा। जब मैंने वीक एसिड
जब मैंने वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट लिया तो मैं देख रहा हूं जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है उसकी आइडेंटिटी में कहीं पर भी सी लिखा हुआ नहीं आ रहा, मतलब यहां जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि पिछले दोनों केसेस में अपॉन में सी आया था। अरे अपॉन में आया या न्यूमरेटर में आया, मुद्दे की बात यह कि वहां पर एच सी पर डिपेंड कर रहा था और यहाँ h जो है वो c पर डिपेंड नहीं कर रहा। और एक सिंपल सा नियम है कि अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर नहीं डिपेंड करती तो हम बोलते हैं उसकी पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। सो व्हाट वी कैन से हियर दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यहां पर ध्यान दीजिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि पिछले दोनों केसेस में कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन पर डिपेंड कर रहा था। तो वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट होता है, सबसे एक खास बात, उसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन, जबकि पिछले दोनों केस में इट वाज डिपेंडेंट। पिछले दोनों केसेस में वो कॉन्सेंट्रेशन पर या डाइल्यूशन पर डिपेंड कर रही थी, यहां कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं कर रही है। सो इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा बच्चों, क्या देखा हम लोगों ने कि यहां पर जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रही। अब हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन बना दिया और हमने ये देख लिया कि वो कंसंट्रेशन पर या डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं यहां पर कुछ और आगे काम करने जा रहा हूं। देखिए, जो दोनों, एक एसिड है और एक बेस है, उन दोनों के आयनाइजेशन के एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूं। क्या हो रहा है, ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जब आयनाइजेशन होगा तो वो क्या बनाएगा? एसिटेट आयन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन आयन, है ना। जब एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन होगा देन इट विल मेक एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब इसका यदि मैं Ka लिखूं तो वो कुछ ऐसा होगा, इसका जो K होगा वो कुछ ऐसा होगा। एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे मैंने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और दूसरा जो Kb था, अगर सॉरी अभी मैंने ये एसिड के डिसोसिएशन को लिखा, अब मैं यदि बेस के डिसोसिएशन को लिखूं तो बेस का डिसोसिएशन कैसा है? बेस कैसा है आपके पास? NH4OH, जिसके डिसोसिएशन से आपको ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों मिले तो यहां पर यदि मैं Kb लिखूं तो वो क्या होगा? न्यूमरेटर में वी राइट concentration of these two and denominator में we write this thing. So this is our equation number second. ये कौन सी इक्वेशन बनकर आई? ये आपने एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन लिखा तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जब आपने बेस का डिसोसिएशन लिखा तो ये कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के बाद हम लोग एक काम करते हैं, जो हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन थी उसको लिखते हैं। हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन क्या थी? KH इक्वल्स टू ये आपकी कॉपी में लिखी हुई है मेरे ख्याल से, है ना। ये क्या है? न्यूमरेटर में हम लोगों ने इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को लिखा था और डिनोमिनेटर में किसको? एसिटेट आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, सो दिस हैज बिकम आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब आप एक काम करें, ये जो तीन इक्वेशंस आपके पास में बनकर आई हैं, इन तीनों इक्वेशंस को एज यूजुअल जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हम इन तीनों इक्वेशंस को अभी क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और वो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे भैया, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, तो देखें क्या मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या था? Ka था। सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या था? Kb था, करेक्ट। और थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या था? Ks था। और राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड में देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या, एसीटेट आयन इंटू हाइड्रोजन आयन अपॉन एसिटिक एसिड, ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट का आरएचएस। और इक्वेशन सेकंड का आरएचएस क्या है, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट का आरएचएस ये था, इक्वेशन सेकंड का आरएचएस ये है। और रही बात इक्वेशन थर्ड की, तो मेरे लिए ऊपर इतनी जगह नहीं बची है, इसलिए मैं उसको नीचे लिखने जा रहा हूं। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तीसरी इक्वेशन को। तीसरी इक्वेशन क्या है, एसिटिक एसिड concentration and then it is ammonium hydroxide concentration। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या, एसिटेट आयन और अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, के ये था, के बी ये था और के एच ये था। अब जब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, जब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या पाया, एसिटेट आयन से एसिटेट आयन कैंसिल हो जाएगा भाई, ये तीनों प्रोडक्ट में है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से कैंसिल, करेक्ट। ऐसे ही अमोनियम आयन से कैंसिल, ऐसे ही NH4OH NH4OH से कैंसिल। भाई ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो Ka इंटू के बी इंटू के एच बराबर क्या आया, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला। एसिटेट आयन से ये वाला एसिटेट आयन का कैंसिल है ना, फिर अमोनियम आयन से ये अमोनियम आयन कैंसिल, एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड कैंसिल और NH4OH से NH4OH कैंसिल। तो ये चार चीजें तो कैंसिल हो गई। और बचा क्या, यहाँ पर देखें तो क्या बचा इससे, Ka इंटू के बी इंटू के एच इज इक्वल टू कितना। अगर देखें तो डिनोमिनेटर तो सारे टर्म्स कैंसिल हो चुके हैं, और जहां तक न्यूमरेटर का सवाल है तो वो है H प्लस इंटू OH माइनस। और H प्लस इंटू OH माइनस क्या होगा, ये होगा KW, Ka इंटू के बी इंटू के एच बराबर कितना होगा, KW। ठीक है, ये आ गया। तो इस बेसिस पर जो KH है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू KW अपॉन Ka इंटू Kb, करेक्ट भाई। इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये बनकर आया। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली बार आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस पढ़ा था, तो आपने लिखा था KW अपॉन KB, है ना। फिर आपने पढ़ा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपने लिखा KW अपॉन Ka। मैंने पिछले दोनों केसेस में आपको बताया था कि जो वीक पार्ट है आप उससे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली बार आपने बेस को वीक लिया था, तो जो KH आया था वो क्या आया था, KH जो आया था उस केस में अगर बेस वीक है तो KW अपॉन KB, है ना। और अगर एसिड वीक है तो KW अपॉन Ka। और इस बार क्या है, दोनों वीक हैं तो दोनों से डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास में आ गया किसका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास में KH का। ठीक है, तो इस बेसिस पर H इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ KH था, तो वो मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर द रूट KW अपॉन Ka into Kb। So this is an expression for degree of hydrolysis। ये आपके पास में किसका एक्सप्रेशन बन गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, चलिए अब बाकी जैसा हमने अभी तक किया वैसा का वैसा ही हम यहाँ पर भी करते हैं। अब हमको क्या करना है, अब नेचुरल सी बात है, इस केस में हमको सॉल्यूशन का पीएच मान निकालना है ना। या तो हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट करें या पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए बहुत आसान सा काम ये करता हूँ मैं, कि यदि मैं एसिटिक एसिड का एक्सप्रेशन लिखूं, सपोज कीजिए जब एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन हुआ, मान लीजिए इसका जब आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा ये, इट विल गिव अस एसिटेट आयन। ये हमें देगा एक तो एसिटेट आयन और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा भैया। ये हमको मिल गया, है ना। एसिटिक एसिड में जैसा मैंने एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन लिखा, एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन को लिखने की बजाय मैं चाहूं तो मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन को लिखकर भी यही काम कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए जब हाइड्रोलिसिस हो चुका था, उसके बाद, या अभी मैं ऐसा कैसे रखता हूं 1 मिनट के लिए, चलिए इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा साहब CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन कितना,
ये कुछ होगा, है ना भाई। Ka जो होगा वो होगा एसिटेट आयन हाइड्रोजन आयन अपॉन एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन, करेक्ट। अब इससे यदि आप निकालें हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को, तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को अगर मैं निकालूं तो ये जो दोनों टर्म्स आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, दीज आर टू बी ब्रॉट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो ये कुछ और डिनोमिनेटर में ये कुछ, ठीक है भैया। देखिए मैं क्या करता हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा, तो ये H प्लस इधर रहा, बाकी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए, तो ऐसा कुछ हो गया। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अभी ये तो हमारे पास में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आया। अब आपने जो अभी तक अपनी कॉपी में जो भी कुछ लिखा है उसमें यदि आप देखें तो आफ्टर दी हाइड्रोलिसिस के बाद इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना लिखा है, गौर कीजिए। हाइड्रोलिसिस के बाद इसका जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा है दैट इज C-CH, है ना। हाइड्रोलिसिस के बाद में ये कितना बचा था, एक मिनट सॉरी, थोड़ी सी गलती हो रही है। हाइड्रोलिसिस के बाद हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखा था, CH लिखा था, और जो एसिटेट आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा था हाइड्रोलिसिस के बाद, C-CH, करेक्ट भाई। यदि ये देखें H प्लस, अब ये क्या, ये हमारे पास जो एसिटिक एसिड है हाइड्रोलिसिस के बाद में आप ध्यान दें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन CH आया था और इसका कितना आया था, C-CH, ठीक है। तो अब आप एक काम करेंगे, ये Ka इंटू CH, और यहां से यदि मैं C कॉमन निकाल दूं तो 1 - H बचेगा। अभी C से C क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये क्या आएगा, Ka इंटू H अपॉन 1 - H, है ना। सो दिस हैज गिवन यू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और अब यदि क्या हो, फिर वही काम करूं, यदि H की वैल्यू 1 से काफी कम हो तो 1 - H को मैं लिख सकता हूं 1 - H को मैं लिख सकता हूं 1, और इस बेसिस पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू Ka इंटू H। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, Ka इंटू H, ओके। और ये Ka, और जहां तक H का सवाल है यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का सवाल है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन आपने ये बनाया है, इसको ले आइए जरा यहाँ पर, कितना है ये, Kw अपॉन Ka इंटू Kb, करेक्ट। ये कुछ हमारे पास में है। अच्छा, अब इस Ka को अगर मैं रूट के अंदर लेके जाता हूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। Ka को जब मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस विल बिकम Kw इंटू Ka स्क्वायर अपॉन Ka इंटू Kb हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, Ka से Ka क्या हो गया, कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो एक K ऊपर बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, Kb। मैं फिर समझाता हूँ, देखिए अभी क्या करा हमने, हमेशा हम यही काम करते हैं, पहले हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं, उससे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालते हैं। हम यहाँ पर ये तो देख ही चुके हैं कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कॉन्सेंट्रेशन पर या डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रही, जबकि पिछले दोनों केस में अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है तो दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन, बट यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में बनकर आ गया। अब यहाँ पर अगर मुझे सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो मैंने सपोज एसिटिक एसिड के आयनाइजेशन को लिखा, तो Ka क्या होगा, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट, उससे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आया। अब यदि मैं देखूं तो मैंने देखा जब हाइड्रोलिसिस कर लिया था, जब हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कर लिया था, मैं वापस से एक बार आपको वो रिएक्शन लिखी बता दूं, ऐसा आपने कॉपी में लिखी होना चाहिए भाई। जब ये एसिटेट आयन लिया था प्लस आपने अमोनियम आयन लिया था, इन दोनों की वाटर से रिएक्शन कराई थी, क्या मिला था मुझे, इन दोनों की रिएक्शन से मिला था बच्चों CH3COH प्लस NH4OH, ठीक है। शुरुआत में इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन आपने CC लिए थे, और जब हाइड्रोलिसिस हो गया था तो फिर क्या हो गया था, CH मोल कंज्यूम हो गए थे, इसके भी CH मोल कंज्यूम हो गए थे, तो ये कितना बना था, CH, और ये भी CH। तो देखिए एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, CH, और जहां तक एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन का सवाल है तो वो C-CH, तो हमने ये वैल्यूज रख दी यहाँ पर और उस बेसिस पर ये आ गया। अब अगर H को मैं 1 से बहुत कम मान लूं तो 1 - H कैन बी रिटन एज 1, सो ये हो जाएगा इतना, और H की वैल्यू हमने अभी जो लिखी वो ये आई। इससे Ka से Ka क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और K से Ka कैंसिल हो जाने के बाद, Ka से Ka कैंसिल हो जाने के बाद जो आपके पास में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आया है, जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आया है वो कितना आया है, इधर ध्यान दें हम, दैट इज इक्वल्स टू, पहली बात तो रूट का मतलब पावर हाफ है ना, तो ये किसके बराबर आ गया, इट इज इक्वल्स टू Ka इंटू Kw अपॉन कितना, Kb, और उसकी पावर कितनी, हाफ, है ना, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनकर आया, मैं इसका दोनों साइड लेता हूं लॉग, मैं इसका दोनों साइड लॉगरिथम लेता हूं।
जब मैं इसका दोनों साइड लॉगरिथम लूंगा तो क्या होगा, KW इंटू KA अपॉन KB, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/2, है ना। अब लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो पावर कहां आ जानी है, आगे आ जानी है। तो ये क्या हो गया, लॉग KW इंटू KA अपॉन KB, ठीक है, 1/2 पावर आगे आ गई, लॉग KW KA अपॉन KB। अब क्या करूंगा मैं 1/2, है ना, और log m अपॉन n क्या होता है, log m अपॉन n होता है log m माइनस n। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं लिख सकता हूं log KW प्लस log KA माइनस log KB, ठीक है। देखिए ये तो 1/2 है ही सही, और log m अपॉन n क्या होगा, log m माइनस n। तो जो न्यूमरेटर में थे उन दोनों को प्लस करा और जो डिनोमिनेटर में थे उसको मैंने माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास में किसका कॉन्सेंट्रेशन आया, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो है ही सही, लेकिन उसका साथ में ये लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम है। अब आप एक काम करिए, अब आप दोनों बाजू माइनस साइन का मल्टीप्लाई कीजिए। जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 log KW, फिर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस log K, है ना, और इधर क्या हो जाएगा +1/2 log KB। देखिए मैं फिर समझा रहा हूं, अगर मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब क्या होगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पीएच वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू पीएच वैल्यू। और जहां तक इसका सवाल है तो यहां पर देखिए माइनस लॉग KW क्या होता है, PKW, माइनस लॉग KW होता है PKW, और 1/2 था तो ये हो गया PKW, करेक्ट। और ये 1/2 है, और माइनस लॉग के क्या होता है PK, तो ये क्या हो जाएगा +1/2 PK, प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस लॉगरिथम ऑफ K होता है PK, माइनस लॉगरिथम ऑफ K होता है PK, तो ये प्लस PK हो गया। और रही बात इसकी, तो माइनस लॉग K भी होता है PK भी, पर ये प्लस है तो इसलिए यहां पर क्या रहेगा माइनस, ठीक है। फिर समझ लीजिए, देखिए यहां पर यदि आप देखें तो ये पीएच वैल्यू आ गई, और माइनस लॉग KW होता है PKW, माइनस लॉग K होता है PK, और माइनस लॉग K भी होता है PK भी, पर यहां पर प्लस था इसलिए यहां पर आ गया माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। और यदि मैं फिर वही घिसा पिटा सा काम करूं कि PKW की वैल्यू होती है 14/2 मतलब 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस हाफ, अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो मैं पाता हूं इट इज इक्वल टू PKA माइनस PKB। So this is pH value of this solution। ये इस सॉल्यूशन का क्या आ गया, pH आ गया, ठीक है। इस सॉल्यूशन का अगर मैं pH कैलकुलेट करूं तो वो आएगा 7 + ½ PK। PK क्या, जो साल्ट का एसिडिक पार्ट था उसका PK, ओके, और PKB क्या, साल्ट का जो बेसिक पार्ट था उसका PKB। तो इस तरीके से हमारे पास में pH वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक बात आप सबसे पहले ध्यान दे लीजिए कि यहाँ जो pH वैल्यू आई है उसके फार्मूले में कहीं पर भी C लिखा हुआ नहीं आया, है ना। पिछले दोनों केसेस में आप देखो 1/2 log C 1/2 log C आया था, फिर एसिड स्ट्रॉन्ग था या बेस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पर क्या है C लिखा हुआ नहीं आया। मतलब कहने का ये है कि इस केस में जो pH वैल्यू है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन, ओके। इस केस में pH वैल्यू C पर डिपेंड नहीं कर रही। हम जानते हैं अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती तो हम बोलते हैं पावर 0 के प्रोपोर्शनल है। तो इस सिचुएशन में यू पीपल विल से दैट pH वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इज इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन। इस स्थिति या परिस्थिति में जो pH मान है, जो pH वैल्यू है वो C पर, कॉन्सेंट्रेशन पर या डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं करती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसे आपको ध्यान रखना है कि जो pH वैल्यू है वो C पर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, जबकि पिछले दोनों केसेस में कर रही थी। अब यहाँ पर जो pH वैल्यू आपके पास में आई है, जरा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। अब यहाँ पर दिमाग में आता है, क्योंकि देखिए पिछले दो केसेस में हमने फटाफट बता दिया था कि जो pH वैल्यू है वो 7 से कम है कि 7 से ज्यादा है, तो नेचुरल सी बात है एक कंपेरिजन यहाँ पर भी उठता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए जरा pH वैल्यू इक्वल टू कितना 7 + 1/2 PKA माइनस PKB, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब यहां पर इसके अलग अलग केसेस बन सकते हैं। कैसे केसेस बन सकते हैं उन बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए पहला केस, अगर मान लीजिए इफ एसिड इज
स्ट्रॉन्गर देन बेस, अगर एसिड जो है वो बेस से क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। इफ एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेस। अब क्या बात है, देखिए पहली बात तो ये है कि हम बोले सर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, यहाँ तो दोनों वीक है। अरे एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, दोनों वीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए एक दूसरे के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, भाई दोनों मरियल हो रहे हैं, बिल्कुल मरियल हो रहे हैं, और दोनों में से थोड़े से एक तो थोड़ा सा बल्लम होगा, ठीक है ना। तो अगर एसिड मान लीजिए बेस से स्ट्रॉन्ग है, एसिड दोनों वीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे नेपाल और भूटान दोनों गरीब है, उसमें कोई संशय नहीं है कि नेपाल भी पुअर कंट्रीज में आती है और भूटान भी पुअर कंट्रीज में आती है, ठीक है भैया। और नेपाल लेकिन फिर भी भूटान से तो अमीर है ना। तो बात वही हो रही है कि भैया दोनों एसिड दोनों वीक हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है बेस से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो Ka है वो Kb से बड़ा होगा, है ना भैया। क्योंकि किसी भी एसिड का या बेस का K जितना ज्यादा होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है, हम जानते हैं। तो अगर एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेस, अगर एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेस, तो Ka की वैल्यू Kb से ज्यादा होगी, जो स्ट्रॉन्ग उसका K ज्यादा। और अगर K ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि जो pKa है वो pKb से कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई एसिड या बेस जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका pK उतना ही कम होता है, करेक्ट है ना भैया। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस से, मतलब Ka की वैल्यू Kb से ज्यादा है, तो pKa की वैल्यू pKb से कम होगी, पर जिसका K ज्यादा उसका pK कम। तो अब अगर pKa pKb से कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि pKa माइनस pKb जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, इट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है भैया। देखिए अगर मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो यहाँ तो जीरो बन गया, तो ये क्या आया, pKa माइनस pKb की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। मतलब आप देखिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनकर आया, आपको यहाँ पर भले ही प्लस दिखाई दे रहा है, पर ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी और ये वैल्यू बड़ी है। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 6 है, तो कुल मिलाकर क्या आएगा, -1, और -1/2 भी माइनस ही होगा। और 7 में अगर मैं किसी नेगेटिव क्वांटिटी को जोड़ूंगा, 7 में अगर मैं किसी नेगेटिव क्वांटिटी को जोड़ूंगा तो क्या होगा, देखिए पीएच जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7 प्लस नेगेटिव। 7 में मैं कौन सी क्वांटिटी जोड़ रहा हूँ, नेगेटिव क्वांटिटी जोड़ रहा हूँ। और 7 में जब मैं नेगेटिव क्वांटिटी जोड़ता हूँ तो वो जो आउटकम आएगा वो 7 से कम आएगा, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो पीएच है वो 7 से कम है, और पीएच अगर 7 से कम है मतलब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। सो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है भैया बेस से, सो सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। और नेचुरल सी बात है, देखिए पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, जो डोमिनेटिंग पार्ट होता है दैट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इस स्थिति में क्या हुआ, देखिए एज सच पीएच का फार्मूला आपके पास में ये बनकर आ गया, इसमें कोई संशय संदेह नहीं होगा किसी को। अब अगर मैं बोलूं कि साहब अम्ल जो है वो क्षार से ज्यादा प्रबल है, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेस, अगर एसिड बेस से स्ट्रॉन्गर है, दोनों वीक है लेकिन दोनों में कोई एक थोड़ा सा ज्यादा बल्लम हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो इफ एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेस देन के इज मोर देन Kb। भाई Ka की वैल्यू Kb से ज्यादा होगी, क्योंकि कोई जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका K उतना ज्यादा होता है, और अगर K ज्यादा है तो Pk कम है ना। सो Pka की वैल्यू Pkb से कम है, तो अगर मैं कम क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी को माइनस करता हूं, छोटी क्वांटिटी में से मैं बड़ी क्वांटिटी को माइनस करता हूं, तो नेचुरल बात है जो आउटकम आएगा वो 0 से छोटा आएगा। और 7 में अगर मैं 0 से छोटी यानी नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो वो 7 से कम आएगी। और अगर पीएच 7 से कम आता है तो भैया जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये पहला केस। दूसरा केस, इफ एसिड इज वीकर देन बेस, अगर क्या हो, एसिड बेस से वीक हो, अगर एसिड बेस से वीक है तो इस बार क्या होगा, एसिड अगर वीक है तो उसका K कम होगा, जो भैया बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। अगर एसिड बेस से वीक है तो बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका K ज्यादा होता है, सो Ka कम होगा, Kb कम होगा, और जिसका K कम होता है उसका Pk ज्यादा होता है ना। अरे भाई जिसका K कम होगा उसका Pk क्या होगा, ज्यादा। सो Ka की वैल्यू अगर Kb से कम है तो Pka की वैल्यू Pkb से ज्यादा होगी, और अगर Pk की वैल्यू Pkb से ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है Pka माइनस Pkb मोर देन 0 होगा, है ना भाई। अगर बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करूंगा तो जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और इस आधार पर यदि पीएच के बारे में बोलें तो पीएच जो है वो 7 प्लस हाफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी,
और अगर मैं भैया 7 में एक 0 से बड़ी क्वांटिटी को ऐड करूंगा, अगर मैं 7 में 7 से 0 से बड़ी क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, वो 7 से बड़ा आएगा। और अगर 7 से बड़ा आ गया, अगर वो 7 से बड़ा आ गया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया, इट हैज बिकम अ बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन आएगा वो बेसिक आएगा। और नेचुरल सी बात है बच्चों, जो डोमिनेटिंग होता है दैट डिसाइड्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। If acid is strong, then solution is acidic. If base is strong, then solution is basic. Okay? So ये हमारे पास में इसका दूसरा केस बन गया। और तीसरा केस आई एम गोइंग टू राइट हियर। क्या बोल रहा हूं, if acid and base are of equal strength, यदि ये दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, मतलब दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं या दोनों इक्वली वीक हैं, यदि या तो दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं या दोनों इक्वली वीक हैं, है ना, तो इस सिचुएशन का मतलब क्या होगा, के ए की वैल्यू के बी के बराबर होगी। और अगर के की वैल्यू के बी के बराबर है तो भैया पी के ए की वैल्यू पी के बी के बराबर होगी। और पी के ए की वैल्यू पी के बी के बराबर होगी तो आई कैन से कि पी के ए की वैल्यू पी के और पी के बी का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। और जब इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा तो पीएच कितना आएगा, पीएच विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ इंटू 0 विल गिव अस पीएच 7। और पीएच अगर 7 आ गया तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, पीएच अगर 7 आ गया देन सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। पीएच जो आ गया, अगर वो 7 आ गया तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा भैया इसके 3 अलग अलग केसेस। एसिड स्ट्रांग है तो नेचुरल बात है सॉल्यूशन एसिडिक होगा, उसका पूरा कारण मैंने आपको समझाया। अगर बेस स्ट्रांग है तो उसका के ज्यादा होगा तो उसका पी के कम होगा। और बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और 7 में अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करूंगा तो सॉल्यूशन 7 से बड़ा आएगा पीएच, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। तो ये हमने देखा वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट का हाइड्रोलिसिस। वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट के हाइड्रोलिसिस के जो और दूसरे फार्मूले आए, मैं फिर लिख देता हूं। KH की वैल्यू कितनी आई थी, H², या यूं कहूं कि H की वैल्यू किसके बराबर आई थी, अंडर द रूट ऑफ KH आई थी। और यहां पर यदि हम देखें तो KH बराबर क्या आया था, KH बराबर आया था KW अपॉन KA इंटू KB। हमने देखा कि यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस है, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो तो ठीक है। साथ में जो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो भी सी पर डिपेंड नहीं करता। उसका पीएच फार्मूला जो है वो हमने देखा कि क्या आया था, उसके 3 हमने अलग अलग केसेस देखे। और डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रांग है कि बेस स्ट्रांग है कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और पीएच वैल्यू दोनों कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है और दोनों कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। और इस वाले हाइड्रोलिसिस को आप कैटायनिक या एनायनिक हाइड्रोलिसिस में ढाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। और हमेशा हम जब KH का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वीक पार्ट से डिवाइड करते हैं। अगर एसिड वीक है तो K से डिवाइड करते हैं, बेस वीक होता है तो KB से डिवाइड करते हैं। और चूंकि यहाँ पर दोनों वीक हैं इसलिए हम दोनों से डिवाइड कर रहे हैं।